दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सबके बीच में आज हाजिर हुए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के। और आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या यानी कि हमारे संस्थान के द्वारा जो ऑनलाइन एसटी करवाई जा रही है उस ऑनलाइन एसटी का सोल्यूशन। आप सबको पता है कि हमारा सोल्यूशन किस प्रकार का होता है, हम कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं कि एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन 4 ऑप्शंस पे चर्चा करते हैं और बेहतर ढंग से आपको ये बताने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन किन कंडीशंस में बनाए गए हैं और कैसे बनाए गए हैं, उनका सोल्यूशन हम कैसे प्रस्तुत करेंगे जिससे बेहतर से बेहतर आपके समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, उसमें ऑनलाइन एसटी दे रहे हैं पर डे, जो 10 या 15 क्वेश्चन देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है। आप सब लोग उसका लाभ भी ले रहे होंगे क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार लगभग 100-150 बच्चे उसका रिप्लाई करते हैं, टेस्ट में जो है अपीयर होते हैं, उनका रिजल्ट भी हम लोग बताते हैं। तो प्रयास ये है कि उस एसटी का, ऑनलाइन एसटी का हम लोग सोल्यूशन भी लेकर के आए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ी, ये जो एसटी आज है ये पीछे वाले दिन यानी कि 30 मई की है, उसको आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज की एसटी का सोल्यूशन कल आपको मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ी है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर सुपर टेट की भी तैयारी करेंगे तो आप देखते हैं वहाँ भी साइंस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विभवांतर का यसाई मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विभवांतर का यसाई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बेटा ये विभवांतर होता है क्या है। देखो विभवांतर को आप अगर 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा विभव, क्या मिलेगा, विभव और प्लस अंतर। यहाँ से आप देखिए विभव और अंतर को जोड़ करके एक शब्द बनाया गया विभवांतर। अगर देखिए तो हिंदी में यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि दिखाई पड़ेगी, क्या, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि अ और अ का जोड़ करके आ बनाया गया है, इसलिए विभवांतर का मतलब होगा विभव और अंतर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये विभव क्या होता है। अगर हम विभव को समझ जाते हैं तो विभवांतर का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक विभव की बात की जाए तो कहा जाएगा कि जब किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से सुनिएगा एक बार, आप नोट करते चलिए क्योंकि ये संभव नहीं कि पूरी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी जाए, हालांकि आप चाहे तो इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी सुन लीजिएगा एक बार, नोट कर लीजिएगा। विभव का मतलब होता है कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, यानी कि एक अनंत पर जो चीज़ स्थित है वहाँ से किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता हमें, और वो होना क्या चाहिए, जो बिंदु है वो इकाई धन आवेश होना चाहिए। यानी कि कोई इकाई धन आवेश है उसको अनंत से हम किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक ले जाएंगे, उस दौरान हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये विभव का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी इकाई धनावेश को जो कि अनंत में स्थित है, ठीक है, वहां से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विभव जो है ये एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है, ये अदिश राशि है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं अदिश राशि, सदिश राशि, तो विभव जो है ना ये एक प्रकार की अदिश राशि है। अब फिर प्रश्न उठता है कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो ये समझ लीजिए कि यदि अदिश राशियों के संदर्भ में आपसे बात किया जाए तो कहा जाएगा अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ सदिश राशियों को भी देख लीजिए। अगर सदिश राशियों की बात की जाए तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। और जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उनको अदिश राशि कहते हैं। जैसे विभव की मैं बात कर रहा हूँ तो विभव एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है, विभव एक प्रकार की अदिश राशि है। अगर अन्य प्रकार की अदिश राशियों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि बल हो जाए, कार्य हो जाए, ऊर्जा हो जाए, तो ये समस्त प्रकार की चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विभवांतर का मान क्या होता है, तो विभवांतर का जो मान होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर का मान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। और इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हमने आपसे शेयर की, चाहे विभवांतर की डेफिनेशन, चाहे विभव की डेफिनेशन जो है, अथवा हमने अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ बताया, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और ये फिर कह रहा हूँ कि वनडे एग्जाम्स हो जाए या फिर जो सुपर टेट का है वहाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगला हमारा STTP पूछा गया है। तो ये देखिए जनरल यूज़ में है, हम लोग दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लाते हैं क्योंकि आजकल हर कोई इंटरनेट का प्रयोग करता है।
इंटरनेट का प्रयोग करता है। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको कमेंट करके बताना कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। जनरली सब लोग इंटरनेट प्रयोग में लाते हैं, आपको ये बताना होगा कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया HTTP पूछा गया है। तो देखो बेटा, विकल्प दिया गया HTTP के लिए। पहला विकल्प दिया गया हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और तीसरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और चौथा हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो HTTP है उसका सही जो रूप होता है, फुल फॉर्म जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, HTTP को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि जब बताओ कि ये HTTP होता क्या है, तो बेटा ये एक प्रकार का ना एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये क्या है, HTTP क्या है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो URL पते से पहले लगता है। अब आप कहेंगे सर ये URL पता क्या होता है, तो किसी वेबसाइट का जो वर्ल्ड वाइड वेब का जो पता होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। और उस URL से पहले ये HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि HTTP का आविष्कार किसने किया, तो या प्रथम प्रयोग किसने किया, तो जो HTTP है इसका आविष्कार या प्रथम प्रयोग जो है टेड नेल्सन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, टेड नेल्सन ने 1965 में किया था। 1965 में HTTP का प्रथम प्रयोग जो है टेड नेल्सन ने किया था। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप इस बिंदु को बेहतर समझ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि HTTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये है क्या, वास्तव में एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी URL यानी कि वेबसाइट जो होती है किसी की, उसके आगे लगता है, URL को आगे जोड़ा जाता है। और इसका जो आविष्कार है या प्रथम प्रयोग है टेड नेल्सन ने 1965 में किया था। ठीक है, दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 3 जो CPU का पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी कि CPU का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि कौन सा विकल्प सही होगा, डी वाला विकल्प सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा बताओ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होते हैं कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो CPU को कहा जाता है। ये आप नोट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्यूटर के संदर्भ में कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज के अगले क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। देखिए क्वेश्चन लिखा गया कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ALU। क्या हो जाएगा, ALU। इसको पूरा नाम जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, मैं लिख देता हूं, अर्थमेटिक क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU का प्रयोग कंप्यूटर में गणना और तुलना के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। और क्वेश्चन क्या है कि बमरौली हवाई अड्डा कहाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। क्या है क्वेश्चन है, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो बमरौली हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और ये शहर से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। शहर के 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या है, बमरौली हवाई अड्डा है। प्रयागराज का पहला जो नाम था उसको हम इससे पहले इलाहाबाद कहते थे। और ये जो है बमरौली हवाई अड्डा जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सैन्य और सार्वजनिक दोनों प्रकार का हवाई अड्डा है। क्या, बमरौली हवाई अड्डा जो है ये सैन्य और सार्वजनिक दोनों प्रकार का हवाई अड्डा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सैन्य और सार्वजनिक क्या है, तो बेटा सैन्य का मतलब होता है कि जहाँ से फाइटर प्लेन वगैरह या वायुसेना के प्लेन उड़ाए जाते हैं उसको सैन्य बोलते हैं, और जहाँ से यात्री प्लेन उड़ाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक कहते हैं। तो जो बमरौली हवाई अड्डा है ये सैन्य और सार्वजनिक दोनों प्रकार का हवाई अड्डा है। अगर पूछा जाए कि बमरौली हवाई अड्डे का संचालन कौन करता है, किसके अधीन इसका संचालन किया जाता है, तो आप इसके लिए कहेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्या कहेंगे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा बमरौली हवाई अड्डे का संचालन किया जाता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये जो भारतीय विमान प्राधिकरण है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं लिख देता हूँ, इसको कहेंगे एयरपोर्ट्स, क्या कहेंगे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ
इंडिया बमरौली हवाई अड्डे का संचालन करता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो बमरौली हवाई अड्डे का संचालन करता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसका जो मुख्यालय है वो सफदरजंग नई दिल्ली में है। कहाँ पर? सफदरजंग नई दिल्ली। इसको पूरा कहेंगे राजीव भवन सफदरजंग नई दिल्ली में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्यालय है, ठीक है, मुख्यालय है। अगर ये पूछा जाए बमरौली हवाई अड्डे के विषय में तो देखो बेटा, जो बमरौली हवाई अड्डा है जिसको मैंने बताया कि ये प्रयागराज शहर से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी, 1919 में की गई थी। और ये बमरौली हवाई अड्डा जो है ये भारत का पहला हवाई अड्डा था। नोट कर लीजिएगा कि 1919 में इसकी स्थापना की गई और ये भारत का पहला या प्रथम हवाई अड्डा था। 1919 से लेकर के 1942 तक यहाँ से लंदन के लिए उड़ानें भरी जा रही थी, प्लेन चल रहे थे, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी माना जाता है, क्योंकि 1919 से 1942 तक यहाँ से लंदन के लिए भी प्लेन अवेलेबल होती थी। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो बमरौली हवाई अड्डा है जिसका उसमें वो कहाँ पे है, अपने प्रयागराज में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बनते हैं? ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगते हैं बेटा वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स लगते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले कंप्यूटर्स में आईसी का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? तो आप कहेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। किसमें? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहले आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, पूरा नाम पूछा जाता है इसका आईसी का, तो कहा जाता है कि आईसी जो है इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये सबसे पहले तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग में लाया गया। आईसी किसके बने होते हैं? आईसी चिप्स जो हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा कि आईसी चिप की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे कि आईसी की खोज जो है जैक किल्बी ने किया था। किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। किसने किया था? आईसी की खोज जैक किल्बी ने किया था। कब किया था? 1958 में। 1958 में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की जो खोज है जैक किल्बी ने किया था। और सबसे पहले ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग में लाए गए थे। तो दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व वानिकी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम बोलते हैं विश्व वानिकी दिवस पूछा गया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इसको आप कहते हैं। ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। इसके तहत ये 21 मार्च को विश्व भर में अब मनाया जाने लगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? अगर इस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो विश्व वानिकी दिवस का जो उद्देश्य है वो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो देशों को मिट्टी यानी कि मृदा का महत्व बताना। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वन संपदा का महत्व क्या है, ये लोगों को समझाने के लिए, देशों को समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो मृदा जो है इसके महत्व को समझाना, और दूसरी जो वन संपदा है इसके महत्व को समझाने के लिए विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन एक छोड़ रहा हूँ, आपको ये बताना कि विश्व वानिकी दिवस 2020 की थीम क्या थी। विश्व वानिकी दिवस 2020 का थीम क्या था, ये आपको कमेंट करके हमें बताना होगा कि विश्व वानिकी दिवस 2020 का थीम क्या था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1 किलोबाइट, क्या क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? समझिएगा, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये स्टोरेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। स्टोरेज से, जिसको आप लोग मेमोरी कहते हैं, जीबी में कहते हैं, एमबी में कहते हैं, केबी में कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है कि ये जो हमारा स्टोरेज होता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। तो समझिए, पहले इसका पूरा प्रोसेस समझिए। जो सबसे पहला हमारा होता है जिसको मात्रक मानते हैं उसको हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे छोटा जो है उसको क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 बिट बराबर कितना होता है, तो 1 बिट जो होता है ना वो एक सिंगल बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। कितना? एक सिंगल बाइनरी डिजिट के बराबर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और समझिएगा कि जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर में किस नंबर्स का प्रयोग किया जाता है, किस डिजिट का प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कंप्यूटर में
बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ एक जो बिट होती है उस बिट का मतलब एक सिंगल बाइनरी डिजिट माना जाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बिट जो है वो किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे कि एक बिट जो है वो एक बिट आपकी जो है वो सिंगल बाइनरी डिजिट के बराबर होती है। किसके? सिंगल बाइनरी डिजिट, यानी कि 1 to 8 के में से किसी एक के इक्वल होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि तो बेटा ये बताओ, ये जो बाइट होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पर, फिर पूछा जाए कि ये बताओ बाइट किसके बराबर होती है, तो एक बाइट जो होती है कितनी? एक बाइट जो किसके बराबर होती है? 8 बिट के बराबर होती है। किसके? 8 बिट के बराबर एक बाइट होती है। फिर क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूँ कि एक बिट किसके बराबर होती है, तो कहते हैं कि एक सिंगल बाइनरी डिजिट के बराबर एक बिट होती है, ठीक। इसका मतलब कि बिट से बड़ा क्या होता है? बिट से बड़ा बाइट होता है। अब बाइट के बाद फिर क्या आता है? केबी का मतलब किलो बाइट, ठीक है। केबी का मतलब क्या? किलो बाइट। तो एक केबी का मतलब क्या होता है? एक केबी को अगर पूछा जाए तो उसमें 1024 बाइट होती हैं। क्या होती है? एक केबी का मतलब कि 1024 बाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर देखेंगे केबी के बाद क्या आता है बेटा? एमबी आता है, जिसको आप मेगाबाइट कहते हैं। केबी के बाद क्या आता है? एमबी आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एमबी में कितने केबी होते हैं, यानी किलोबाइट होते हैं। एक एमबी में 1024 केबी होता है। जो आप डाटा यूज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि एक एमबी 1024 केबी के बाद होता है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब एमबी से बड़ा क्या होता है? आपका जो मेगाबाइट है, एमबी का मतलब क्या? मेगाबाइट से बड़ा आपका जीबी होता है, यानी कि गीगाबाइट होता है। क्या होता है? तो फिर लिखेंगे कि एक जीबी जो है वो एक जीबी किसके बराबर होती है? 1024 एमबी के बराबर, ठीक। एक जीबी किसके बराबर? एक जीबी 1024 एमबी के बराबर होती है, इक्वल होती है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब बताओ कि एमबी हमने पढ़ लिया, जीबी पढ़ लिया। जीबी से बड़ा क्या होता है? तो जीबी से बड़ा होता है टीबी, यानी कि टेराबाइट। इसको टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस मत मानिएगा, टीबी का मतलब टेराबाइट। क्या? TERABYTE। एक टीबी जो होती है वो 1024 जीबी के इक्वल होती है। एक टीबी जो किसके इक्वल होती है? 1024। एक टीबी 1024 जीबी के इक्वल होती है, ठीक है। अब जो आपका टेराबाइट है, इस टेराबाइट से आपका क्या होता है बड़ा? आपका टेराबाइट से पेटाबाइट होता है। क्या होता है? पेटाबाइट, PETABYTE। इसको हम एक पीटी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? पीटी नहीं, एक पीबी कहते हैं, पेटाबाइट। तो अगर पूछा जाए कि एक पेटाबाइट किसके इक्वल होती है, तो आप कहेंगे एक पेटाबाइट जो है 1024 किसके? 1024 टीबी के इक्वल होती है। एक पीबी जो है वो 1024 टीबी के इक्वल होती है। अब इसके बड़ा जो होता है, इससे ऊपर जो होता है, उसको एक्साबाइट कहते हैं। तो लिखेंगे आप कि एक एक्साबाइट जो है, एक एक्साबाइट जो है वो 1024 पीबी के बराबर होती है, पेटाबाइट के बराबर होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होगा? आपका एक्साबाइट होगा, और सबसे जो छोटा क्या होगा? बिट होगा। मैं एक बार फिर से पूरा बोल दे रहा हूँ। आप देखेंगे एक बिट जो है वो सिंगल बाइनरी डिजिट के बराबर होती है, और बाइट पूछा जाए तो एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होती है। एक किलो बाइट जो यानी कि केबी है वो 1024 बाइट के बराबर होती है। एक एमबी यानी कि मेगाबाइट 1024 केबी के बराबर होती है। एक जीबी यानी कि गीगाबाइट 1024 एमबी के इक्वल होती है। और एक टेराबाइट यानी कि टीबी 1024 गीगाबाइट के इक्वल होती है। एक पेटाबाइट यानी कि पीबी 1024 टेराबाइट के इक्वल होती है। और फिर पढ़ेंगे लास्ट में एक एक्साबाइट यानी कि ईबी जो है वो 1024 पेटाबाइट के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, अब देखिए यहाँ से आपने कितनी सारी जानकारी को प्राप्त किया। यहाँ से जो क्वेश्चन था, एक किलोबाइट यानी केबी किसके बराबर होती है? एक किलोबाइट जो 1024 बाइट के इक्वल होती है, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। किसको? क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसके संदर्भ में पूछा गया कि रघुवंशम कालिदास की जो रचना है उसमें कितने सर्ग हैं। तो बेटा पहले तो ये देखो, रघुवंशम कालिदास की जो रचना वो महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रघुवंशम कालिदास किस प्रकार का काव्य है, तो ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुवंशम कालिदास की जो महाकाव्य रचना है उसमें कितने सर्ग हैं, तो कुल मिलाकर के 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। और 19 सर्गों में इन्होंने किया क्या है? रघुकुल, कौन से कुल? रघुकुल के 29 राजाओं का वर्णन किया है। 19 सर्गों में रघुकुल के 29 राजाओं का वर्णन किया है 21 छंदों की सहायता से। यानी कि 21 प्रकार के जो छंद हैं
कुल मिलाकर 21 छंद नहीं, 21 प्रकार के छंद की सहायता से महाकवि कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में 19 सर्ग का वर्णन करते हुए रघुकुल के 29 राजाओं के विषय में बताया है, जिसमें इन्होंने जो 19 सर्ग हैं उस 19 सर्ग में से 6 सर्ग में, किसमें 19 सर्ग में से 6 सर्ग में केवल महाराजा राम के विषय में बताया है। यानी कि 19 सर्गों में से 6 सर्ग में केवल राजा राम के विषय में बताया गया। अगर हम लोग देखें कि रघुकुल के जो 29 राजा हुए हैं तो उसमें से जो सबसे पहले हैं प्रथम राजा दिलीप हैं। कौन? प्रथम राजा दिलीप हैं। और सबसे जो अंतिम वाले हैं उनको अग्निवर्ण लिखा है इन्होंने। क्या? अग्निवर्ण। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि रघुकुल के पहले जो राजा हैं दिलीप हैं और जो अंतिम वो कौन है? अग्निवर्ण हैं। 19 सर्गों में इन्होंने 21 प्रकार के छंद का प्रयोग करते हुए इन्होंने जो है पूरे रघुकुल का वर्णन किया है और 19 सर्ग में से 6 सर्ग में केवल राजा राम का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या था कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो कुल मिलाकर के 19 सर्ग हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो आखिरी क्वेश्चन होगा उसको लेते हैं। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हम भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यानी कि 4 पत्रिकाएं जो दी गई हैं इसमें से 3 जो हैं वो भारतेंदु युग की है और कोई एक पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है। तो भारतेंदु युग को सबसे पहले जानिए। अगर क्वेश्चन पूछा था कि भारतेंदु युग किस जो है रचनाकार के या किस जो है साहित्यिक व्यक्ति के नाम पर, व्यक्तित्व के नाम पर पड़ा है, तो जो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा है। और ये माना जाता है कि आधुनिक भारतीय साहित्य जो है उसका पहला युग यही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का समय काल क्या है, तो थोड़ा सा विवादित तो है भारतेंदु युग, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 1869 से लेकर के और 1900 तक, यानी कि 1869 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग माना जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इन पत्रिकाओं के विषय में। तो 3 पत्रिकाएं ऐसी है जो भारतेंदु युग की हैं, एक ऐसी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी प्रदीप की। किस पत्रिका की? हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन है वो 1877 में फर्स्ट एडिशन इसका आया था, यानी कि पहला अंक 1877 में आया था। इसका जो विमोचन है, यानी कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो विमोचन है उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था हिंदी प्रदीप पत्रिका का विमोचन। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है ये निकलती कहाँ से थी? तो आप कहेंगे ये प्रयाग से निकलती थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से निकलती थी। और ये किस प्रकार की थी? तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका ये मासिक पत्रिका थी। कैसे? मासिक पत्रिका थी। इसका मतलब प्रत्येक माह ये निकलती थी। इसके संपादक भी पूछा जाता कभी कभी कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप लिखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट इस पत्रिका के संपादक हैं। कब संपादित हुई? पहला अंक कब निकला? 1877 में। विमोचन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रकाशित होती थी? तो आप कहेंगे नाटक, उपन्यास, समाचार, निबंध, ये सारी चीज़ें इसमें प्रकाशित होती थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी जो दूसरी पत्रिका दी गई प्रताप, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रताप पत्रिका जो है ये हिंदी समाचार पत्र था। क्या था? हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था। और इसका जो प्रकाशन है वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया जाता था। किसके? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। प्रकाशन वर्ष क्या था? 1913, यानी कि 1913। कहाँ से? ये कानपुर से निकलती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह पत्रिका कानपुर से निकलती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगली पत्रिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगली जो हमारी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, इसका जो प्रकाशन हुआ है जुलाई 1881 में, जुलाई 1881 में आरंभ हुआ था। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ेगा? आप जानते हैं कि जो मिर्ज़ापुर जनपद है वो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जनपद से आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन आरंभ हुआ था जुलाई 1881 में। अगर पूछा जाए कि इसके संपादक कौन है, तो आनंद कादम्बिनी के संपादक जो थे बद्री नारायण चौधरी। नाम ऐसे बद्री नहीं लिखना है, बद्री नारायण चौधरी आपको लिखना है, बद्री नारायण चौधरी। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रेम घन कहा जाता है। इनका जो उपनाम है वो क्या है? प्रेम घन है। बद्री नारायण चौधरी
प्रेमघन के द्वारा आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया जाता था। अब आज का जो हमारा आखिरी पत्रिका जो है, इसमें ब्राह्मण पत्रिका दी गई है। इस ब्राह्मण पत्रिका जो संपादन है ये मासिक पत्रिका थी। किस प्रकार की? मासिक पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन कहाँ किसके द्वारा होता था? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा इसका संपादन किया जाता था और ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों पत्रिकाओं के विषय में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो भारतेंदु युग मैंने क्या बताया? 1869 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक, अब देखो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है कब निकलनी स्टार्ट हुई? हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है वो 1877 में। कब? 1877 में निकलनी आरंभ हुई। प्रताप पत्रिका जो है कब निकलनी आरंभ हुई? 1913 में। आनंद कादम्बिनी जो है ये कब निकलनी आरंभ हुई? 1881 में। और ब्राह्मण पत्रिका कब निकलनी स्टार्ट हुई? 1880 में। तो देखो अब ये इसका उत्तर आप स्वयं लगा सकते हैं। चार पत्रिकाएं देखिए, चारों के विषय में हमने पढ़ लिया। क्योंकि भारतेंदु युग का जो समय है ना वही क्या बताया गया? भारतेंदु युग का समय बताया गया 1869 से 1900, यानी कि 1869 के पहले जो पत्रिका निकली होगी वो भारतेंदु युग की नहीं मानी जाएगी। 1900 ईस्वी के बाद जो पत्रिका निकली होगी वो भारतेंदु युग की नहीं मानी जाएगी। तो देखो हिंदी प्रदीप क्या है? 1877, यानी कि ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। क्यों? क्योंकि 1869 से 1900 के बीच की है। 1913 ये भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं होगी क्योंकि भारतेंदु युग 1900 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक है, आनंद कादम्बिनी ये भी भारतेंदु युग की है और ब्राह्मण ये भी भारतेंदु युग की है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो आप क्या बताएंगे? प्रताप। और इसके संपादक कौन थे? जो प्रताप पत्रिका है इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। 1913 में प्रकाशित हुई थी। अब उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि हम ये नया कुछ आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे जो ऑनलाइन एसटी हमारी होती है उस ऑनलाइन एसटी में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट है। आज भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जारी किए हैं करंट अफेयर्स के, तो एक बार उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सब लोग।